हेलो एवरीवन, आई एम संजय राठौर और इस वीडियो में जो है हम क्लाइमेट पढ़ेंगे जो रेड्डी रेड्डी का सेकंड चैप्टर है। और क्लाइमेट के नाम से चैप्टर है बट इसमें मोस्टली क्या है, एग्रोमेट्रोलॉजी है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्रोनॉमी के एग्ज़ाम से रिलेटेड, इवन जनरल एजी में भी काफ़ी आता है। तो एग्रोनॉमी में JRF SRB नेट है ना, इनमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स 10 का आप मान सकते हैं, मिनिमम 5, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और इस वीडियो में जो है हम अराउंड 15 पेजेस पढ़ेंगे इसका, ठीक है। और इसमें मेनली जो है हम सोलर रेडिएशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इसमें हम लोग मेनली एग्रोनॉमी, जो ICRPG है ना, एग्रोनॉमी का, जिसको पहले JRF बोलते थे, ये, और दूसरा ASRB नेट है ना, हम लोग 2 ही क्लासेस अभी कंडक्ट करवाते हैं। और एज़ यू ऑल नो, हमारा जो फैकल्टी है दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर वेल इन टीचिंग एंड ऑल, बिकॉज रिज़ल्ट भी हमारा बेस्ट रहा है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1, 2 है ना। और लास्ट ईयर तो फर्स्ट रैंक था एंड देन टॉप 10 में 6 स्टूडेंट थे जो कोचिंग से ही थे। इवन ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स इन टॉप 10 फ्रॉम मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में टॉप 10 में पूरे स्टूडेंट थे, ठीक है, ऑलमोस्ट। इसके बाद ये फीचर्स हैं, आप डिटेल में देख सकते हैं, है ना। और वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं कोर्स के लिए, ठीक है, दैट इज़ learn.trickyagriculture.com। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर फर्दर डिटेल चाहिए तो। एंड देन ओके, देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर अपना क्लाइमेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले क्लाइमेट और वेदर, ठीक है, इनके बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और इसको पढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट पर्सन है ना, रिलेटेड टू एग्रोमेट्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले इसमें है फाउंडर, ठीक है, फाउंडर ऑफ मेटेरोलॉजी, ठीक है, मेटेरोलॉजी। तो फाउंडर कौन है इसके? एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल इसके फाउंडर हैं। वहीं अगर हम बात करें फादर, ठीक है, फादर ऑफ मेटेरोलॉजी, ठीक है, इन वर्ल्ड, फादर ऑफ मेटेरोलॉजी वर्ल्ड में कौन है? तो वर्ल्ड में है अपने ल्यूक हॉवर्ड, ठीक है, कौन है? ल्यूक हॉवर्ड। और वहीं अगर हम फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी की बात करें, ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी की बात करें, तो वर्ल्ड में है D.N. वालिया, ठीक है, D.N. वालिया वर्ल्ड में है। और वहीं इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कौन है? फादर L.A. रामदास, ठीक है, L.A. रामदास जो हैं फादर हैं एग्रोमेट्रोलॉजी के इंडिया में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। एक और हैं जो कि एग्रोक्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजी। ये भी क्वेश्चन में आता है कई बार कि फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजी कौन है, ठीक है। तो ये हैं हमारे कॉपेन, ठीक है, कॉपेन को कंसिडर किया जाता है। इसके बाद एक और लाइन है या फिर स्टेटमेंट है जो आती है कई बार एग्ज़ाम में कि वेदर, है ना, वेदर से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो कितना क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो 2/3 जो है डिपेंडेंट होता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन किस पे? वेदर पे, वेदर के वेरिएशंस पे, ठीक है। और 1/3 हमारा डिपेंड करता है किस पे? मैनेजमेंट पे। जो हमारा प्रोडक्शन मिलेगा उसका 1/3 किस पे डिपेंड करता है कि हम कैसा मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और 2/3 किस पे डिपेंड करता है? वेदर पे, है ना, क्योंकि वेदर इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल। आजकल तो और ज़्यादा हो गया है ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर हमें पता है कि एक ये स्टेट होता है, कंडीशन होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर प्लेस पे, है ना। सपोज़ आप जहाँ पर भी हैं अभी, तो उस जगह पे, है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे वेदर क्या है। अभी तो जैसे समर का टाइम चल रहा है ना, या फिर रेनी हो सकता है आने वाले टाइम पे, या कोल्ड हो सकता है, ठीक है। तो एक स्मॉल एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर प्लेस में
वेदर कंडीशन क्या है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मतलब कंडीशन क्या है एटमॉस्फेयर का कंडीशन, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, वेदर, ठीक है। तो वेदर के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि ड्राई वेदर, क्लाउडी वेदर, है ना, रेनी डे, हॉट डे, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है एंड मैक्स टू मैक्स 1 डे, और एक छोटे से प्लेस के लिए होता है, एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, एक आपका विलेज हो सकता है, एक टाउन हो सकता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है ना। वहीं अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट जो होता है एवरेज या फिर एग्रीगेशन होता है वेदर का, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेदर होता है ना। और क्लाइमेट लार्ज एरिया के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है ना, और लंबे समय, लंबा और अपना लार्जर प्लेस हो गया, ठीक है, इसके लिए होता है क्लाइमेट, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेदर होता है। और क्लाइमेट डिसाइड करने के लिए हम एटलीस्ट 30 ईयर्स का जो है एवरेज लेते हैं, ठीक है, 30 ईयर्स का एवरेज लेते हैं। देन अकॉर्डिंगली हम उस एरिया का हम पर्टिकुलर क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, जैसे कि कोल्ड सीज़न हो गया आपका, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया, है ना, टेम्परेट क्लाइमेट हो गया। तो क्लाइमेट का भी एक अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। तो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। ओके, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, और डेफिनेशन क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो मेट्रोलॉजी किसका लाइक पार्ट है, ठीक है। तो मेट्रोलॉजी जो है पार्ट है फिजिक्स का, या फिर कह सकते हैं मेट्रोलॉजी है फिजिक्स का ब्रांच, ठीक है, जो कि लॉज एंड प्रिंसिपल्स, जो कि किससे डील करता है, लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, है ना। तो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना कई सारी होती हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो स्टडी है, लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, है ना, उसको कौन डील करता है, मेट्रोलॉजी करता है। इसी के अंडर में अपना क्या आता है, एग्रोमेट्रोलॉजी आता है, ठीक है, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड फिजिकल वेदर फिनोमिना जो है ना, उन दोनों का स्टडी करता है, ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी इन सिंपल वे। ये तो मैंने बता दिया वैसे, है ना, और भी मैंने साइंटिस्ट के नेम बताए, वो याद रखना है आपको। एंड अगर हम डेफिनेशन की बात करें एग्रोमेट्रोलॉजी की, है ना, तो दैट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर दैट प्रोड्यूसेस वेदर, है ना। तो एग्रोमेट्रोलॉजी एक स्टडी है किसका, फिजिकल प्रोसेस का, जो कि वेदर को क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है ना। और किसके रिलेशन में हम स्टडी करते हैं, किसके संबंध में स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के। और ये और क्या इंक्लूड करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो इंक्लूड करता ही है, और क्या इंक्लूड करता है, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी को भी इंक्लूड करता है। इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं ना, सॉइल थर्मोमीटर है, विंड वेन है, ठीक है, स्टीवेंसन स्क्रीन है, ये सारी चीज़ें, तो इंस्ट्रूमेंटेशन भी इसके अंडर में आएगा। देन वेदर फोरकास्टिंग मीन्स वेदर को प्रिडिक्ट करना कि आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है ना, दैट इज़ वेदर फोरकास्टिंग। तो ये भी इंक्लूड होता है एग्रो मेट्रोलॉजी में, है ना। तो दैट इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन, इसको आप याद रख सकते हैं। देन फिर है इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द फैक्टर्स विच डिटरमाइन एंड कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट ओवर द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो क्लाइमेट जो है साइंस है जो किस पे डील करता है, ऐसे फैक्टर्स पे जो कि डिटरमाइन एंड कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट को, ठीक है, किसके ओवर, अर्थ सरफेस के ओवर, है ना। तो क्लाइमेटोलॉजी के अंडर में आएगा। तो ये डेफिनेशन याद रखना, एज इट इज़ डेफिनेशन कई बार पूछ लेता है। एक डेफिनेशन और है एग्रो क्लाइमेटोलॉजी का, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एग्रो क्लाइमेटोलॉजी डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट रेजिम्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, है ना। और ये भी जो है क्लाइमेटोलॉजी भी जो है इंक्लूड करता है इंस्ट्रूमेंटेशन और वेदर फोरकास्टिंग को, ठीक है। तो एग्रो क्लाइमेटोलॉजी का डेफिनेशन है, और ये है अपना एग्रो मेट्रोलॉजी का, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देयर आर डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस जो है आप याद रखना, तो याद हो जाएगा अपने आप डेफिनेशन भी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अपन एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। एटमॉस्फेयर, देखो एटमॉस्फेयर वर्ड को पहले समझते हैं ना। एटमॉस्फेयर जो है एक ग्रीक टर्म है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसमें एक होता है एटमॉस, जिसका मीनिंग होता है वेपर, ठीक है, वेपर, एंड प्लस आपका होगा स्फीयर। स्फीयर मीन्स आपका सराउंडिंग, ठीक है, स्फीयर मीन्स सराउंडिंग, या फिर आप बोल सकते हैं एक ग्लोब, ठीक है, वो आपका स्फीयर होता है। एंड एटमॉस मीन्स वेपर, और एटमॉस्फेयर जो है ग्रीक टर्म है, ये चीज़ याद रखना।
इसके बाद एटमॉस्फेयर का अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, ये कलरलेस होता है, मीन्स कोई कलर नहीं होगा यहाँ पर, टेस्टलेस होता है, टेस्ट भी नहीं होता यहाँ पर, है ना, और अडरलेस होगा, कोई यहाँ पर महक या गंध नहीं होगी, ठीक है। अडरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड दी अर्थ, तो ये डेफिनेशन है एटमॉस्फेयर का। और आउटर बाउंड्री जो है एटमॉस्फेयर की नहीं होती है कोई भी, बट हम 1600 तक जनरली मानते हैं कि 1600 किलोमीटर तक इसकी बाउंड्री है, ठीक है। इसके बाद जो 99% टोटल मास है या फिर वेट जो आप कहेंगे, है ना, ये कहाँ तक होता है, अराउंड 40 किलोमीटर, ठीक है। 40 किलोमीटर के अंडर में जो है आपका 99% टोटल मास प्रेजेंट होता है, ठीक है, अर्थ में, जो कि आप कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर तक पूरा 99% मास जो होता है ना, एटमॉस्फेयर का। देखो यहाँ पर लिखा भी है, नो डेफिनिट अपर बाउंड्री लेयर बट फेड्स अवे ग्रेजुअली इनटू इंटरप्लैनेटरी स्पेस, तो यहाँ पर कोई अपर बाउंड्री नहीं है एटमॉस्फेयर का, बट हम 1600 किलोमीटर तक जनरली कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं बॉटम ऑफ द एटमॉस्फेयर पे, ये आगे अपन डिस्कस करेंगे। ये एक यहाँ पर स्टेटमेंट बन रहा है, अगर मे भी आ सकता है कभी, कि दी मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस इन दी एटमॉस्फेयर डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, तो ये चीज़ याद रखना, मे भी आ सकता है, जो मैकेनिकल मिक्सिंग होता है गैस का, है ना, एटमॉस्फेयर में, उससे जो है वो रिएक्ट नहीं होता है, मैकेनिकल मिक्सिंग जो होता है गैसेस का ना, उससे कोई रिएक्ट नहीं होता है, आपस में जो है ईच अदर वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल मिक्सिंग के फिनोमिना से, ठीक है। तो ये याद रखना, ये स्टेटमेंट में भी आ सकता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वॉल्यूम 2 बेसिस होता है इसका, और दोनों बेसिस पे पूछा जाता है, मोस्टली वॉल्यूम पूछा जाता है, ठीक है। अगर मेंशन नहीं किया है कुछ भी तो वॉल्यूम के बेसिस पे आपको लगाना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम बेसिस पे 78 होता है और वेट बेसिस पे 75.5 होता है। ऑक्सीजन का 20.94 है ना, ऑलमोस्ट 21%, और बाय वेट होता है 23%, ठीक है। आर्गन 0.93 एंड बाय वेट 1.28। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, एट प्रेजेंट ये कितना हो गया है, 421 ppm, ठीक है, 421 ppm है करेंट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। परसेंट में बोलेंगे तो 0.0421 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम मीथेन की बात करें, ठीक है, मीथेन का कंसंट्रेशन प्रेजेंट में कितना है, तो दैट इज़ 1934 पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। ये ppb है और यहाँ पर ppm है। यूनिट्स का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट्स के कारण भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद N2O, अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो इसका कंसंट्रेशन प्रेजेंट में है 337 ppb, ये भी ppb है, पार्ट्स पर बिलियन, है ना। तो यूनिट का ज़रूर ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी कि लाइक टेम्परेचर पर डिकेड के बेसिस पे कितना इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो वैसे ही क्वेश्चन इन गैसेस का भी पूछा जा सकता है ना। तो इसका जो हम क्लाइमेट चेंज वाले पार्ट में कवर करेंगे, है ना। इसके बाद ये अदर गैसेस हैं जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि लोअर पार्ट जो एटमॉस्फेयर का है, जो कि है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, इसमें जो वाटर वेपर है ये कितना होता है, 0 to 4% बाय वॉल्यूम होता है ना। तो ये चीज़ भी याद रखना है। इसके बाद स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइक पैराग्राफ है या फिर टॉपिक है एटमॉस्फेयर का, या फिर एग्रोमेट की बात करें तो, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि किसके बेसिस पे हम डिस्टिंक्ट करते हैं कि कौन सा लेयर जो है एक दूसरे से अलग है ना। तो बेस्ड ऑन वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर डिसाइड करते हैं, है ना। वर्टिकल, ये अपना वर्टिकल हो गया, इसमें टेम्परेचर में जो वेरिएशन आता है उसके बेसिस पे हमने ट्रोपोस्फियर, फिर इसके बाद अपना आता है स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद आता है मीजोस्फियर, इसके बाद आता है थर्मोस्फियर, है ना। तो ये सीक्वेंस है एटमॉस्फेयर का, और ये किसके बेसिस पे हम डिस्टिंक्ट कर रहे हैं इनको, वर्टिकल टेम्परेचर के डिफरेंस पे बेसिस पे, ठीक है। तो इसका ट्रिक है अगर याद रखने का, कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेता है ना, तो ट्रिक है याद रखना, ट्रस्ट मी से याद रख लेना, ठीक है, ट्रस्ट मी थर्मो, है ना, ट्रस्ट मी थर्मो, ठीक है। तो
TR से हो जाएगा आपका ट्रोपोस्फेयर, ST से हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, मी से हो जाएगा मीजो, एंड थर्मो से थर्मोस्फेयर तो होगा ही है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो गया आपका, जो डिफरेंट लेयर्स हैं, फिर लाइक स्ट्रेटा है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। और वो किसके बेसिस पे है, वर्टिकल टेम्परेचर के डिफरेंस के बेसिस पे। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें ट्रोपोस्फियर, है ना। तो ट्रोपोस्फियर जो है आपका, इसकी पहले हाइट याद रख लो, हाइट भी पूछता है। तो हाइट होती है इसकी 8 से 18 किलोमीटर फ्रॉम दी सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है। और 8 कहाँ से होता है, पोल्स से। पोल्स क्योंकि आपका हायर एल्टीट्यूड में है तो वहाँ से पास में होगा, तो 8 किलोमीटर पोल से होगा। इक्वेटर से दूर होंगी, ठीक है। इक्वेटर आपका थोड़ा निचले सरफेस पे होगा, ठीक है, मीन्स लोअर एलिवेशन पे होगा, लोअर लैटिट्यूड पे बोल सकते हैं। तो ये 18 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर फ्रॉम पोल्स होता है। ट्रोपोस्फेयर लोअर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, लोवेस्ट लेयर होता है, मीन्स सबसे निचला होता है, ठीक है। यहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शंस भी पाई जाती हैं, ठीक है, मीन्स लाइफ से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं, है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पर पाई जाती हैं, क्योंकि लाइफ का एग्जिस्टेंस सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही है, अदर उसमें नहीं है ना, अदर लेयर्स में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपका टेम्परेचर स्टेबल नहीं है। देन जीने मीन्स लाइफ के लिए जो है गैसेस नहीं है, जैसे कि ऑक्सीजन है ना, ये सब नहीं है प्रेजेंट बाकी लेयर्स में, ठीक है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन कहाँ पर होती है, ट्रोपोस्फेयर में। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, ये याद रखना वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये डेंसेस्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर डस्ट, क्लाउड्स, वाटर वेपर, है ना, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यहीं पर होता है। इसलिए जो है ये जो लेयर है अपना ट्रोपोस्फेयर 85% जो है एटमॉस्फेयर के मास को कंटेन करता है ना, कंजिस्ट करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद जितने भी वेदर फिनोमिना हैं सारे किस में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में होता है लाइक क्लाउड्स का फॉर्मेशन, रेनफॉल, फॉग, ड्यू, मिस्ट, रेन, है ना। और ये सब ट्रोपोस्फेयर के किस पार्ट में होता है, लोअर ट्रोपोस्फेयर में होता है ना। ये याद रखना, क्लाउड्स वगैरह का फॉर्मेशन सब लोअर ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। इसके बाद वी ऑल नो कि जब ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होते जाता है। क्यों डिक्रीज़ होते जाता है, क्योंकि कोई भी वहाँ पर जो एयर है ना, वो वहाँ पर एक्सपांड कर जाती है और डेंसिटी उनकी कम हो जाती है वहाँ पर। तो जो सोलर रेडिएशन है उसको लाइक कैप्चर करने के लिए वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, है ना, एयर डेंस है ही नहीं। तो ऐसे करके वहाँ पर टेम्परेचर जो है, मीन्स कोई चीज़ ऐसा विंड का पार्टिकल है, एयर का पार्टिकल है ना, वहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं, जो कि किसको कैप्चर करता है, सोलर रेडिएशन को, और री रेडिएट करके जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो है ही नहीं, इसलिए जो है टेम्परेचर फर्दर जो है ऊपर जाने पे डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और हम इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है। लैप्स रेट तो यही होता है, आगे पढ़ेंगे अभी डिफरेंट टाइप्स उसका, कि विद रिस्पेक्ट टू हाइट, है ना, टेम्परेचर में कितना डिक्रीज़ हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट, जो कि जनरली ट्रोपोस्फेयर में कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मीन्स हाइट में आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसे जैसे ही हम हाइट में ऊपर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर जो है, जो बाउंड्री है बिटवीन ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है, -60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज मीन्स यहाँ पर ये याद रखना, दो लेयर के बीच जो लेयर होगा, ठीक है, वहाँ पर जो वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वो चेंज नहीं होगा, जनरली स्टेबल होगा, ठीक है। तो उसको जनरली हम नाम देते हैं नीचे वाले लेयर के नाम पे ही, जैसे ट्रोपो है तो ट्रोपोपॉज, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच की बाउंड्री को क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज, ठीक है। वैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच की बाउंड्री को क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रोपोपॉज, यहाँ इसका टेम्परेचर होता है रफली -60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थिन लेयर होता है, ट्रांजिशन लेयर होता है बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड अबव लाइंग स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। देयर इज़ नो फॉल इन टेम्परेचर विद हाइट इन दिस ट्रांजिशन जोन, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, ट्रोपोस्फेयर में बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, हाइट 8 to 18 होता है, 8 फ्रॉम पोल्स, 18 फ्रॉम इक्वेटर, एंड 85% जो है इसका मास जो है ना एटमॉस्फेयर के लोअर
लेयर में ही होता है, दैट इज़ ट्रोपोस्फियर। सारे वेदर फिनोमिना इसी में होते हैं, है ना। फिर इसके बाद जो लैप्स रेट है उसकी बात की थी हमने, जो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रोपोपॉज के बारे में बात किया, जिसका टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है ना, जो कि ट्रांजिशन लेयर होता है बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फियर जो कि सेकेंड लेयर है ना। स्ट्रेटोस्फियर में ही आपका ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। ओजोन लेयर वो कैसे फॉर्मेशन होता है आगे बात करेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर की अगर हम बात करें तो ये एबव होता है किसके, ट्रोपोपॉज के, और इसका हाइट जो है 8 to 18 के बाद, है ना, क्योंकि 8 से 18 तक तो ट्रोपोस्फीयर होता है, तो इसके बाद कहाँ तक एक्सटेंड करता है, 50 किलोमीटर तक, ठीक है। अप टू 50 किलोमीटर तक क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर। और ये डस्ट फ्री होता है यहाँ पर, है ना। क्लाउड बहुत कम होते हैं ना, स्ट्रेटोस्फीरिक क्लाउड्स होती हैं, जो कि जनरली ऑलमोस्ट क्लाउडलेस ही इसको कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स पाई जाती हैं, जो कि मोस्टली पोल्स के नियर होती हैं, है ना। ये वार्मेस्ट लेयर होता है, ये चीज़ गलत है एक्चुअली। वार्मेस्ट या फिर हॉटेस्ट लेयर कौन सा होता है आपका, थर्मोस्फीयर, है ना। ये अगर हम कंपेयर करें ट्रोपोस्फीयर से तो उससे ज़्यादा होता है स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर, है ना। बट थर्मोस्फीयर होता है वार्मेस्ट, है ना। तो अगर कभी इस चीज़ को करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन भी होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में आगे बात करेंगे, है ना। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज़ इन एल्टीट्यूड या हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना। तो इसे ही क्या बोला जाता है, नेगेटिव लैप्स रेट, ठीक है। नेगेटिव लैप्स रेट, लैप्स रेट में हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा विद इंक्रीज़ इन हाइट, बट स्ट्रेटोस्फीयर में इसका अपोजिट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव लैप्स रेट, ठीक है। इसके बाद 15% अराउंड 15% मास जो है कहाँ पर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना होता है, ये याद रखना है हमें। स्ट्रेटोस्फीयर जो है हमारा जो यूवी रेज आती हैं, हार्मफुल यूवी रेज, है ना, इसको एब्जॉर्ब करता है। स्ट्रेटोस्फीयर में कौन करता है, ओजोन लेयर, है ना, जो कि अराउंड 25 किलोमीटर की हाइट में होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। और यूवी रेज 3 टाइप की होती हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यूवी, सी, बी एंड ए, है ना। तो ये यूवी रेज के 3 टाइप हैं, जिसमें से सी सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिसको कम्प्लीटली ब्लॉक करता है अपना ये ओजोन लेयर, ठीक है। बी को पार्शियली करता है और ए कम्प्लीटली आ जाता है अपने अर्थ सरफेस में, जो कि हार्मफुल नहीं होता है उतना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, इट डज सो सेंस। जो सोलर रेडिएशन है ना, वो ऑक्सीजन को क्या करता है, स्प्लिट करता है 2 पार्ट में, ठीक है। 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता है, 2 मॉलिक्यूल में, है ना, सिंगल। अब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, सिंगल, तो ये किससे अटैच होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, और क्या बनाते हैं, O3, दैट इज़ आपका ओजोन, है ना। ये ऐसे करके ओजोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ओजोन लेयर के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसकी भी थिकनेस होती है, डॉप्सन यूनिट से हम ओजोन लेयर को जो है मेज़र करते हैं, वो अलग चीज़ें हैं, है ना। ओजोन लेयर में होल कब पाया गया था, ये चीज़ आप कमेंट करना, ठीक है, कि ओजोन लेयर में होल कब देखा गया था, ठीक है। बाकी आगे क्लाइमेट चेंज में तो वो सब बताऊंगा ही मैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, स्ट्रेटोस्फीयर में फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, इसका हाइट जो है अप टू 50 किलोमीटर तक होता है, डस्ट फ्री, क्लाउड फ्री, है ना। वार्मेस्ट लेयर तो नहीं कहेंगे, बट इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है ट्रोपोस्फीयर से, ठीक है। इसके बाद जो है 15% मास जो है अराउंड होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। 25 किलोमीटर के हाइट पे ओजोन होता है, जो कि यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है ना। यूवी रेस का टाइप बताया मैंने, ठीक है। और टर्म ओजोन लेयर जो है जनरली ओजोनोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर के सिनोनिम में हम यूज़ कर लेते हैं, बट डिफरेंसेस हैं उनमें भी, ठीक है। इसके बाद मीजोस्फीयर की बात करें अगर, मीजोस्फीयर जो है नो डाउट इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर, ठीक है, कोल्डेस्ट लेयर, स्पेशली इसमें मीजोपॉज, ठीक है, मीजोपॉज ये कोल्डेस्ट लेयर होता है। अराउंड इसका टेम्परेचर होता है 90 से -90 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है मीजोपॉज में, ठीक है। और इसका जो हाइट है अराउंड 80 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी
बहुत कम एयर पार्टिकल्स हैं, है ना, एयर डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। और जो यहाँ पर CO2 प्रेजेंट है वो कूलिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसे करके लो डेंस एयर होने के कारण ही यहाँ पर जो है टेम्परेचर काफ़ी कूल होता है, मीजोस्फीयर में काफ़ी कम होता है, ठीक है। कोल्डेस्ट लेयर और ऑक्सीजन, हाँ, ओजोन लेयर का भी ओजोन लेयर बोल रहा हूँ, ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो भी कम होता है, जिसके कारण मीजोस्फीयर में कोल्डेस्ट लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम थर्मोस्फीयर की बात करें, थर्मोस्फीयर आउटर मोस्ट लेयर होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट इसमें भी इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो एक्सोस्फीयर को हम टेक्निकली कहेंगे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, एक्सोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक होगा, 80 से 1600 किलोमीटर तक, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर है एक्सटेंडिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द मीजोस्फीयर टू, है ना, 1600 तक। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करता ही करता है, ठीक है, अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, बट ये फील नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर एयर की डेंसिटी जो है लो होती है यहाँ पर भी, ठीक है। और ये टेम्परेचर इसमें ज़्यादा क्यों होता है, तो ये हॉटेस्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सन की एनर्जी है ना डायरेक्टली हिट करती है यहाँ पर, जो हाई डेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन है ना, क्योंकि ये आउटर मोस्ट है, तो जो सबसे बाहर है सबसे पहले वहीं पर ये रिसीव होगा, ठीक है। तो ये इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है और ये फील नहीं होता क्योंकि वहाँ पर लो एयर डेंसिटी है, ठीक है, इस कारण से। तो ये थर्मोस्फीयर के बारे में हुआ। इसके कुछ और लाइक पार्ट्स हैं, लाइक इसमें कुछ और हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाँ, याद रखना। जैसे मीजोस्फीयर में जो मीटियोर वगैरह है ना, वो कहाँ पर दिखाई देते हैं, मीजोस्फीयर में, ठीक है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये तो बता दिया मैंने, स्ट्रेटोस्फीयर। रेडियो कम्युनिकेशन जो है किस में होते हैं, आयनोस्फीयर में होता है, ठीक है। लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर होता है, जो कि सैटेलाइट्स वगैरह कहाँ पर होती हैं, एक्सोस्फीयर में होती हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स वगैरह एक्सोस्फीयर में होती हैं, जो कि थर्मोस्फीयर का एक आउटर लेयर हो गया। और इनर लेयर या फिर लोअर लेयर थर्मोस्फीयर का कौन सा हो गया, आयनोस्फीयर, जहाँ पर रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिख रखा है मैंने, कोरियोलिस फोर्स इज़ मैक्सिमम एट पोल्स। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जो अर्थ के रोटेशन के कारण जो फोर्स जनरेट होता है ना, ये डेवलप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स, जो कि पोल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है वेदर एलिमेंट्स, जो कि कितने होते हैं, 7 होते हैं ना, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आता है, ठीक है। इनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से तो आता है, ठीक है। तो ये 7 पहले तो याद रखना कि वेदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो दैट इज़ योर सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया आपका, विंड मूवमेंट हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है ना, क्लाउड्स हैं। तो ये क्या हो गया आपके वेदर एलिमेंट्स, जिनके नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट सोलर रेडिएशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी, है ना, जो भी हम एनर्जी रिसीव कर रहे हैं अर्थ में, ठीक है, वो कहाँ से हमें मिल रहा है, सोलर रेडिएशन से मिल रहा है ना, दैट इज़ सन, जो कि सन से एमिट होता है, ठीक है। तो सन सप्लाइज वर्चुअली ऑल दी एनर्जी, है ना, ऑलमोस्ट 99.9%। इसके बाद सोलर रेडिएशन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द फिजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर। दिस एनर्जी ऑल्सो ड्राइव्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एवेपोरेशन, हीटिंग, सॉइल। तो ये सारी चीज़ें, जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एवेपोरेशन हो रहा है, सॉइल हीट हो रहा है या फिर एयर हीट हो रहा है, वो किसके कारण है, सोलर रेडिएशन के कारण। वो कहाँ से आता है, सन से आता है, ठीक है। अब सोलर कांस्टेंट की बात करें अपन, है ना, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन। तो सोलर कांस्टेंट क्या होता है, जो हमारा आउटर बाउंड्री है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, वहाँ पर मिनट, है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने कैलोरी एनर्जी रिसीव होता है, ठीक है। आउटर जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें 1 मिनट में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, है ना, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन। तो ये एवरेज वैल्यू है सीज़न टू सीज़न, और अर्थ कितना क्लोज है सन के या फिर कितना दूर है, उस पर डिपेंड करता है। तो एक एवरेज वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं स्टिल, दैट इज़ 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये CGS में है इसका यूनिट, और वाट्स पर मीटर SI होता है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, मैंने बता दिया कि एक जो आउटर बाउंड्री है हमारा अर्थ का, वहाँ पर 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने एनर्जी जो है ना, इन टर्म्स ऑफ कैलोरी हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सोलर कांस्टेंट, ओके। फिर जो हमारा सोलर रेडिएशन जो होता है ना, इज़ रिसीव्ड
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे पढ़ेंगे डिटेल में, किसमें, रिमोट सेंसिंग में, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो सोलर रेडिएशन जो है रिसीव होता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जो कि किससे मिलकर बना होता है ना, ये बना होता है मिलके क्वांटा या फोटॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा जो सोलर रेडिएशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये चलो पॉइंट लिखा रहता है कभी कभी, ऊपर तो देख लिया करना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इफेक्टिव रिफ्लेक्टर किससे बोलते हैं हम, आइस और क्लाउड को। पुअर रिफ्लेक्टर जो होती हैं सी, वाटर और सरफेस है ना, ये सब किसके, जो सोलर रेडिएशन है ना, उसका इफेक्टिव एंड पुअर रिफ्लेक्टर, ठीक है, ये याद रखना। तो इससे आप एक चीज़ ये भी समझ सकते हो कि जो, चलो आगे बताऊंगा उसको, अल्बीडो है जनरली, वो आगे पढ़ेंगे उसको। फॉर्म्स ऑफ सोलर रेडिएशन, अब ये फॉर्म्स हैं, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट याद रखना, ठीक है, कभी कभी आ जाता है इनसे भी। तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन क्या होगा, जो कि डायरेक्टली हमने रिसीव किया है ना, विदाउट एनी चेंज, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, है ना। इट इज़ द रेडिएशन रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सन बाय सरफेस नॉर्मल टू द इंसिडेंट रेडिएशन। तो कोई भी सरफेस है जिसने डायरेक्टली सन को सन एनर्जी जो कि सोलर रेडिएशन है उसको रिसीव किया है, उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। इसके बाद है रेडिएशन स्कैटर्ड बाय द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रेडिएशन और स्काई रेडिएशन। तो यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, है ना, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि जो सोलर रेडिएशन है उसको बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, है ना। उसे ही क्या बोला जाता है, डिफ्यूज्ड सोलर रेडिएशन या स्काई रेडिएशन, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ डिफ्यूज्ड रेडिएशन डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड, सीजन, क्लाउडीनेस। तो जो डिफ्यूज रेडिएशन है उसकी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, लैटिट्यूड क्या है, हाइट क्या है ना, सीज़न क्या है, ठीक है। जैसे कि रेनी सीज़न में ज़्यादा क्लाउड्स रहेंगे तो ज़्यादा उसमें स्कैटरिंग होगी, ठीक है, और क्लाउडीनेस भी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करता है इस चीज़ को। इसके बाद क्लाउडीनेस ऑल्सो इंक्रीजेस द रेशियो ऑफ डिफ्यूज टू डायरेक्ट रेडिएशन, ठीक है। तो अगर हम रेशियो देखें डायरेक्ट और डिफ्यूज रेडिएशन का, तो सीधी सी बात है, क्लाउडीनेस में जो है ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा सोलर रेडिएशन, तो रेशियो भी ज़्यादा होगा वहाँ पर, है ना, इट इज़ क्लियर। तो फिर इसके बाद क्या है, बिफोर सनराइज एंड सनसेट ऑल द एनर्जी रिसीव्ड एज डिफ्यूज्ड और स्काई रेडिएशन, है ना। तो सनसाइन से पहले या फिर सनसेट के बाद जितनी भी एनर्जी रिसीव होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। दैट इज़ आपका ये डिफ्यूज़ या स्काई रेडिएशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया यहाँ पर डिफ्यूज रेडिएशन पेनिट्रेट्स इनटू प्लांट कैनोपीज मोर इफेक्टिवली दैन डज दी डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो अपना डिफ्यूज सोलर रेडिएशन होता है ये ज़्यादा एफिशिएंटली जो है पेनिट्रेट करता है प्लांट कैनोपीज़ वगैरह को कंपेयर टू डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, है ना। ये हम क्यों होता है ऐसा आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे ये चीज़। द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट एंड, ये तो आगे दिया है। फिर हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि जो डिफ्यूज्ड रेडिएशन है, ठीक है, डिफ्यूज्ड रेडिएशन है उसका 65% जो पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है यूज़फुल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इट मीन्स PAR क्या होता है, पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन जो कि फोटोसिंथेसिस मीन्स जिसको प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज़ कर सकता है ना। तो जो डिफ्यूज्ड सोलर रेडिएशन है सपोज 100% है ना, उससे 100% में से 65% जो है प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकता है। वैसे ही डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से कितना कर सकता है, 42%, ठीक है। तो डिफ्यूज्ड का पार कितना होता है 65 और डायरेक्ट का पार कितना होता है 42। तो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये तो पार हो गया, और ग्लोबल रेडिएशन का कितना होता है 50%, ठीक है, याद रखना। अब ग्लोबल रेडिएशन क्या है यहाँ पर, ग्लोबल सोलर रेडिएशन, तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट मीन्स कि समेसन है डायरेक्ट और डिफ्यूज़ का, ठीक है, और जिसका पार कितना होता है 50%, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके बाद जो है नेक्स्ट अपना ये यहाँ पर सोलर रेडिएशन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन इट्स क्वालिटी इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन और अल्बीडो, ठीक है। तो अल्बीडो को कई सारे डेफिनेशन है, बट दैट इज़ द एक्यूरेट डेफिनेशन। सोलर रेडिएशन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन इट्स क्वालिटी इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन और अल्बीडो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जो सोलर रेडिएशन आ रहा है ना, तो उसके क्वालिटी में बिना चेंज किए, है ना, कितना पार्ट जो है
रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। तो जो फ्रेश स्नो होता है ना, वो कितना रिफ्लेक्ट करता है, अराउंड 90% जो है सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है विदाउट एनी चेंज। ठीक है, तो वो हम अल्बीडो किसका हो गया, फ्रेश स्नो का हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और डिफरेंट जो है मटेरियल का डिफरेंट होता है अल्बीडो, तो वो लिस्ट है एक सॉइल सेंसिटिव में, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, है ना, आता है उससे। और एक चीज़ ये याद रखना कि जितना स्मूथ और वाइट सरफेस होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा सोलर रेडिएशन को, है ना, उसका अल्बीडो उतना ज़्यादा होगा। और जितना भी मॉइस्ट, रफ़ या है ना रफ़ होगा और मॉइस्ट होगा उतना कम जो है ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो ड्राई सॉइल है उसका जो है अल्बीडो ज़्यादा होता है कंपेयर टू मॉइस्ट सॉइल का। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं, याद रखना। इसीलिए जो है जो क्ले है ना, क्ले का जो रिफ्लेक्टेंस है या फिर अल्बीडो है कम होता है कंपेयर टू सैंड, है ना, एंड सिल्ट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद जो है डेफिनेशन इसका, रेशियो ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, तो ये भी एक डेफिनेशन, इसको याद रखना। यहाँ पर दिया भी है, स्नो इज़ वेरी इफेक्टिव रिफ्लेक्टर पर्टिकुलरली व्हेन इट इज़ फ्रेश वाटर सरफेसेस लाइक सी आर पुअर रिफ्लेक्टर्स एंड सर्व्स एज द गुड सिंक फॉर सोलर एनर्जी एंड रॉक्स, सैंड, सॉइल, वेजिटेशन रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम 10 to 30% ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, है ना। तो ये चीज़ अब ये याद रखना कि जो रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिमोट सेंसिंग स्टडीज़, है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे रिमोट सेंसिंग में तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मींस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, फिर वो टारगेट को हिट करेगा, फिर जो टारगेट है ना, वो कुछ अमाउंट जो है एब्जॉर्ब करेगा और कुछ अमाउंट जो है रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वही सेंसर्स जो है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, फिर किस टाइप का, किस बैंड विड्थ में, है ना, कितने टाइम इंटरवल में जो है जो अपना ये है रेडिएशन है ना रिसीव किया है सेंसर ने, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके जो है यूज़फुल डेटा में कन्वर्ट करता है वो चीज़। ठीक है, लाइक हम सर्वे कर रहे हैं कि किसी मिनरल का, वाटर बॉडी का या फिर फॉरेस्ट का। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली जो है अलग अलग सेंसर्स यूज़ होती हैं, सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम मैप वगैरह बनाते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कि कितना फॉरेस्ट कवर है, कहाँ पे वाटर बॉडी है, क्या सारी चीज़ें, है ना। तो एक डिफरेंट टॉपिक है जो कि रिमोट सेंसिंग में कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट, थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ इज़ कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना। तो अर्थ सरफेस यहाँ पर इंसिडेंट सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, फिर जो है हीटअप होता है और फिर हीटअप होने के बाद जो है एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन। ठीक है, थर्मल रेडिएशन जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बोलते हैं, है ना। इसके बाद अर्थ एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन विच इज़, अर्थ जो है एब्जॉर्ब करता है सोलर रेडिएशन को शॉर्ट वेव के फॉर्म में। तो जो सन जो रिलीज़ करता है सोलर रेडिएशन ना, वो एक्चुअली शॉर्ट वेव के फॉर्म में होता है। फिर जो अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर कोई भी पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहा है सोलर एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में, तो जब वो रेडिएट करेगा, री इमिट करेगा, तो वो किस फॉर्म में करेगा, लॉन्ग वेव के फॉर्म में करता है, इंफ्रारेड के फॉर्म में करता है ना, एमिट। ठीक है, फिर यहाँ पर एक चीज़ और है, याद रखना कि एमिट्स बैक इन द फॉर्म, जो अर्थ है वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में एमिट करता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ही जो है एटमॉस्फेयर को हीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर, द रेडिएशन बैलेंस बिटवीन ग्लोबल एंड रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन इज़ कॉल्ड नेट रेडिएशन। ठीक है, तो जो रेडिएशन बैलेंस की अगर हम बात करें, जो कि ग्लोबल और रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन है ना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, आपका नेट रेडिएशन। ठीक है, इसके बाद मेज़रमेंट की बात करेंगे, सोलर रेडिएशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सोलर रेडिएशन, तो यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एसआई यूनिट कौन सा है इसका, वॉट पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या है आपका, कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, जो हमने पढ़ा था 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, और वॉट पर मीटर स्क्वायर में इसका वैल्यू क्या होता है सोलर रेडिएशन का, तो 1354 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब आप रिलेशन निकाल सकते हो कि 1 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में कितने जो है वॉट पर मीटर स्क्वायर होंगे, तो अराउंड 700 मान सकते हो आप, एग्जैक्ट आपका 698 हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड होता है, ये कुछ रिलेशंस हैं, याद रखना, है ना। 10,000 लक्स इक्वल्स टू होता है 3.47 मेगा जूल्स। वैसे ही 1 फुट कैंडल इक्वल्स टू होता है 10.76 लक्स, है ना।
ये कुछ रिलेशन है आपस में, इनको याद रखना, एग्ज़ाम में आता है कभी कभी, ठीक है। इसके बाद PAR की बात करें, दैट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये मेज़र होता है किससे? आइंस्टीन से मेज़र होता है ना। और ये इक्वल होता है 1 मोल ऑफ फोटोन के। जो लक्स है हमारा, ये ओल्डेस्ट यूनिट है सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी को मेज़र करने की, ठीक है। लक्स ओल्डेस्ट यूनिट है, याद रखना, कभी कभी आ जाता है ये चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट्स की, तो कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होती हैं, तो इसको मैं कहूँगा कि जो SR रेड्डी बुक है ना, वहाँ पर कई सारी जो है इंस्ट्रूमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। वहाँ पे आप टेबल में दिया हुआ है, उसको वहाँ से याद रख लेना, काफ़ी सही से दिया हुआ होता है ना। SR रेड्डी में पूरा एक टेबल है, तो वहाँ से पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर जितना दिया है वो मैं कवर करूँगा ही, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट है पहला, टोटल इनकमिंग रेडिएशन, है ना, को कौन मेज़र करता है? तो पायरोनोमीटर करता है, ठीक है। जितना भी इनकमिंग रेडिएशन है, टोटल इनकमिंग रेडिएशन, उसको कौन मेज़र करता है? पायरोनोमीटर, ठीक है। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं सोलर रेडिएशन को के, है ना, उसको मेज़र करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है। जैसे कि जो डिफ्यूज्ड रेडिएशन है, तो डिफ्यूज्ड के लिए शेडिंग पायरोनोमीटर का यूज़ होता है, ठीक है। वैसे ही रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? यहाँ पर पायरोमीटर यूज़ किया जाता है, जो कि हम क्रॉप सरफेस की तरफ जो है हम उसको टिल्ट करके जो है मेज़र करते हैं रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन को। बट जो रिफ्लेक्टिविटी है ना, उसको मेज़र किया जाता है एल्बिडोमीटर से, ठीक है। इसके बाद जो है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसके लिए जो है हम डिफरेंस जो है निकालते हैं ग्लोबल सोलर रेडिएशन का और डिफ्यूज्ड सोलर रेडिएशन का, है ना। उससे जो है हम डायरेक्ट सोलर रेडिएशन फाइंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद नेट रेडिएशन का तो हमने कर ही लिया है, नेट रेडियोमीटर, ठीक है। इसका भी इम्पॉर्टेंट है, पार का बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम से, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो पार जो है इसको मेज़र करने के लिए क्वांटम सेंसर यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद ये लाइन पढ़ सकते हो बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पायर हेलियोमीटर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पायर हेलियोमीटर, हेलियो का रिलेशन किससे? सन से, ठीक है। तो पायर हेलियोमीटर किसको यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है? डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, है ना। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, 2 टाइप के पायर हेलियोमीटर्स हैं जो इंडिया में है। कैम्पबेल जो स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर है ना, ये यूज़ किया जाता है। और जो USA में है ना, वो यूज़ किया जाता है फोटोकेमिकल सनशाइन रिकॉर्डर। सनशाइन रिकॉर्डर मीन्स सनशाइन आवर्स, एक दिन में कितने आवर्स जो है सनशाइन था, है ना, लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग कितने आवर्स तक सनशाइन रहा, है ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो है हम कैम्पबेल स्टोक्स इंडिया में यूज़ करते हैं और फोटोकेमिकल सनशाइन रिकॉर्डर यूज़ करते हैं USA में। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन के लिए पायर हेलियोमीटर, ठीक है। टोटल के लिए, टोटल इनकमिंग जो है उसके लिए जो है हम पायरोनोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़ सोलर रेडिएशन के लिए शेडिंग पायरोनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिविटी के लिए अल्बिडोमीटर, ठीक है। पार के लिए जो है अपना क्वांटम सेंसर। ये चीज़ जो है आपको RS मीना वाली बुक में भी मिल जाएगा और जो SR रेड्डी वाली बुक है वहाँ पर लिस्ट दी है पूरी इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। तो वहाँ से आप पढ़ लेंगे, ईजी रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और है, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ठीक है। ये मेज़र करता है सोलर रेडिएशन को नैरो वेव बैंड्स में, ठीक है। तो स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर क्या मेज़र करता है? सोलर रेडिएशन के नैरो वेव बैंड्स को मेज़र करता है, ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया था? इसरो ने, ठीक है। इसरो दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड है। इसके रीजनल ऑफिसेस हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1969 में, ठीक है। एंड फादर ऑफ इसरो अगर किसी को पता है, या फिर फाउंडर ऑफ इसरो, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद जो स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर है कितने इंटरवल में मेज़र करता है? 20 नैनोमीटर के इंटरवल में मेज़र करता है। और इसमें एक चीज़ ये याद रखना, बैंड विड्थ जो है स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर का वो कितना है? 400 से 1010 नैनोमीटर होगा यहाँ पर। ये चीज़ याद रखना, ये यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये नैनोमीटर होता है। बहुत बड़ा हो जाएगा ना, आपको पता है, ठीक है। 0.4 मीटर से 1 मीटर करीब हो जाएगा ये, तो ये इतना तो नहीं होता है वेवलेंथ का रेंज, ठीक है। ये नैनोमीटर होना था यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर किस चीज़ में यूज़ होता है? तो रिलेशनशिप फाइंड करने में किसके बीच? क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स और रिफ्लेक्टेंस के बीच, है ना, क्या रिलेशन होगा उसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर,
ठीक है। इसके बाद एक और आता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ठीक है। तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो है सोलर रेडिएशन को सेंस करता है, फिर मेज़र करता है कितने वेवबैंड्स में, 8 to 14 mm बैंड में, ठीक है। और यहाँ पर इंफ्रारेड रीजन जो कि होता है ना, यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, याद रखना, ये mm जो है यहाँ पर ये तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर माइक्रोमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी करेक्ट कर लेना। ये यूनिट्स में एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है या फिर है ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑथर जो है लिखेगा फिर उसको टाइपिस्ट जो है टाइप करके फिर पब्लिशर जो है पब्लिश करेंगे, है ना। तो इस बीच फॉन्ट भी वगैरह भी चेंज होता है काफ़ी, तो चेंजेस कुछ हो जाती हैं यूनिट वगैरह में, तो याद रखना यहाँ पर nm था नैनोमीटर, यहाँ पर माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज किस लिए होता है, ठीक है। तो इट मेजर्स द सरफेस टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स विदाउट कॉन्टैक्ट, है ना, बिना कॉन्टैक्ट के हम प्लांट का टेम्परेचर मेज़र करते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर से। और ये किस चीज़ के लिए यूज़फुल होता है, टू एस्टीमेट दी वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट में वाटर स्टेटस क्या है, जिससे हम इरिगेशन शेड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से। तो 2 चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट का वाटर स्टेटस मेज़र करने के लिए और इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए, ठीक है। तो ये दोनों लाइन याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टेम्परेचर का तो डेफिनेशन सभी को पता है कि टेम्परेचर जो है इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस, है ना, जो कि थर्मोमीटर से हम डिफाइन करते हैं फिर मेज़र करते हैं, ठीक है, हॉटनेस या कोल्डनेस। और प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा कि पहले होता है कंडक्शन, ठीक है, जो कि स्लो है कंपेयर टू कन्वेक्शन, ठीक है। फिर आता है अपना कॉन्वेक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन सबसे फास्टेस्ट होता है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है कांटेक्ट होगा आपस में, तभी कंडक्शन होगा, है ना। ये आपको कन्वेक्शन भी पता है, फिर रेडिएशन भी पता है। रेडिएशन जनरली यहाँ पर किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो कंडक्शन इससे फास्टर होता है कन्वेक्शन से फास्टर होता है रेडिएशन, जो कि ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, ठीक है। ये लाइन में भी कभी आ सकता है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय रेडिएशन अकर्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स रेंजिंग फ्रॉम वेरी शॉर्ट एक्सरेज टू वेरी लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है। तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो एक्सरेज जो है ना, जो कि शॉर्टेस्ट है, से लेकर लॉन्गेस्ट दैट इज़ रेडियो वेव्स, इनके बीच का होता है, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इन सभी के फॉर्म में जो है एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद एयर टेम्परेचर की बात करें अपन, तो सोलर रेडिएशन जो है मेन सोर्स होता है एयर टेम्परेचर का, है ना। इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन ये है जो लास्ट में दिया है, ये याद रखना, व्हेन क्लाउडीनेस इज़ एवरेज, है ना, नॉर्मल रहेगा, एवरेज रहेगा क्लाउडीनेस, उस केस में जो एब्जॉर्प्शन है सोलर रेडिएशन का, है ना, तो अर्थ सरफेस कितना करेगा, अबाउट 43% करेगा, एटमॉस्फेयर अबाउट कितना करेगा, 22% करेगा, और जो अपना रिफ्लेक्टेड बैक है ना, जो कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो कितना है, अराउंड 35%, ठीक है। इनको आपस में अगर आप ऐड करेंगे तो दैट इज़ अराउंड 100, ठीक है। तो 43% अर्थ एब्जॉर्ब करता है, उसमें से 22% एटमॉस्फेयर करता है और 35% रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि वापस स्पेस में चले जाएगा, ठीक है। ये आपस में यूनिट्स के बीच में रिलेशन है, याद रखना, 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स, 1 mm इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर्स, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 1000 नैनोमीटर्स, है ना, 1 nm इक्वल्स टू 1000 पिग्नोमीटर्स। तो ये कभी आ जाता है, बुक्स में भी दिया ही है, तो कभी कभी आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद ये वेरिएशन आगे बताऊंगा मैं। इसके बाद रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन इज अनचेंज्ड इन कैरेक्टर, हाउएवर सोलर रेडिएशन विच इज़ अब्जॉर्ब्ड इधर बाय एटमॉस्फेयर और बाय द अर्थ कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, है ना। तो जनरली रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन को जो हम अनचेंज मानते हैं, बट जो एब्जॉर्ब करता है अर्थ सरफेस या एटमॉस्फेयर वो चेंज होता है ना, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर को वार्म करने में हेल्प करता है। और जो अर्थ जो है हमारा वो री रेडिएट किस फॉर्म में करता है, लॉन्ग वेव्स में, है ना, शॉर्ट वेव में एब्जॉर्ब करेगा, लॉन्ग में एमिट करेगा। तो ये चीज़ याद रखना। हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर अब यहाँ पे आता है, ठीक है, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाद एक पैराग्राफ अपना हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन यही है कि जो लेयर है ना,
डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब जो ग्राउंड है अपना वो डायरेक्ट कांटेक्ट के होती हैं, एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो होती हैं वो पहले हीट होती हैं। और किस प्रोसेस से होती हैं, तो कंडक्शन प्रोसेस से होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आया भी है कि मैक्सिमम टेम्परेचर है ना डे के किस टाइम पे होता है, तो दैट इज़ 2 PM। बट अगर सोलर रेडिएशन सबसे ज़्यादा कब रिसीव होता है, तो दैट इज़ अराउंड नून, है ना, आपका 12 PM के टाइम पे जो है सोलर रेडिएशन सबसे ज़्यादा रिसीव होता है। और टेम्परेचर कब सबसे ज़्यादा होता है, तो आफ्टरनून में होता है, दैट इज़ 2 PM के अराउंड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और लोवेस्ट होगा जनरली मॉर्निंग के टाइम पे, जस्ट बिफोर द सनराइज़, ठीक है। डायूर्नल एंड सीजनल वेरिएशन, तो डायूर्नल एक्चुअली डे में टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, सीधी सी बात है, नाइट में लोवेस्ट होगा, ठीक है। तो कितना लोवेस्ट और कितना मैक्सिमम जा रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, डायूर्नल वेरिएशन। और अगर हम सीज़न की बात करें तो समर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, विंटर्स में सबसे कम होगा। तो कितना मिनिमम गया विंटर्स में और कितना हाईएस्ट गया समर में, तो उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, सीजनल वेरिएशन, ठीक है। तो डायूर्नल वेरिएशन जो है सबसे कम कहाँ पर होता है, कोस्टल रीजन में, क्योंकि वहाँ पर वाटर है ना, वाटर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होने देता है टेम्परेचर को, ठीक है। तो वहाँ पर डायूर्नल वेरिएशन कम होता है। और वहीं अगर हम सीजनल वेरिएशन की बात करें, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी थी कि डायूर्नल वेरिएशन इज़ लेस इन कोस्टल रीजन्स कंपेयर टू इनलैंड रीजन्स, और सीजनल वेरिएशन आपका इक्वेटर में कम होगा, ठीक है, कंपेयर टू पोल्स। फिर सी ब्रीज, लैंड ब्रीज तो अपन आगे पढ़ेंगे। ये चीज़ हो गई। फिर सीजनल वेरिएशन जो है आपका अफेक्ट होता है किससे, हायर लैटिट्यूड्स वगैरह से, ठीक है। मींस मोर जो आपका सीजनल वेरिएशन है नियर इक्वेटर मिनिमम रहेगा, और हायर लैटिट्यूड्स जो कि पोल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा रहेंगी, ठीक है, वेरिएशन। इसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेरिएशन की अगर हम बात करें, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड्स। मीन्स इक्वेटर कहाँ पे होता है आपका, ये अर्थ हो गया आपका, है ना, सेंटर वाला पार्ट में क्या होता है, इक्वेटर होता है, ठीक है। और जो नॉर्थ एंड साउथ में है ये क्या हो गए, अपने पोल्स हो गए, ये नॉर्थ पोल्स हो गए, साउथ पोल्स हो गए, ठीक है। तो इक्वेटर से जब आप पोल्स की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। इसीलिए जो है पोल्स पे जो है क्या है आपकी जनरली अंटार्कटिका वगैरह है ना, यहीं पे तो पूरा बर्फ़ से ढके हुए रीजन्स हैं पूरे यहाँ पर, ठीक है। और जो कि जस्टिफाई करता है डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट को, ठीक है, जो कि लैप्स रेट है आपका। तो लैप्स रेट की अगर हम वैल्यू देखें आगे, चलो लैप्स रेट, फिर जो है, अच्छा यहाँ पर कुछ लाइन था, टेम्परेचर डिक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड्स एंड दिस इज़ ड्यू टू इंसिडेंट दिस इज़ ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ सन रेज इन अ स्लांटिंग पोजीशन। सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ अगर राउंड है ना, तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन जो हिट करेगा वो स्लांटिंग पोजीशन में करेगा, इसे तिरछा करता है ना, तो इसके कारण से भी जो है टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया है वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेटेरोलॉजी ड्यू टू देयर इन्फ्लुएंस ऑन क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन के कारण ही जो है क्लाउड का फॉर्मेशन होता है ना, क्योंकि जो वाटर वेपर है, ठीक है, वो अर्थ सरफेस में हीटअप होता है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण। और जैसे जैसे अब हीट होगा तो एक्सपांड करेगा और हल्का होते जाएगा। अब ये ऊपर की लेयर्स में चले जाता है, ठीक है, हल्का होने के कारण। और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है तो उनका कंडेंसेशन होता है ना, कम टेम्परेचर होने के कारण, और क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ते जाता है, वेट बढ़ते जाता है, तो रेनफॉल होने लगता है, ठीक है। तो ये एक जनरल फिनोमेना है ना। तो इसीलिए वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिफरेंसेस, ठीक है। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आपका मीन्स 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस एज एल्टीट्यूड इंक्रीज से तो अपन ने कई बार पढ़ लिया, ठीक है। अब डिक्रीज इन टेम्परेचर इन हायर एल्टीट्यूड्स
इन दी एयर इज़ नोन एज वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसको हम और क्या बोलते हैं, लैप्स रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर इन हायर एल्टीट्यूड्स इन दी एयर इज़ नोन एज वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। रीजन्स फॉर द डिक्लाइन इन टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड, तो कभी आ सकता है ऐसा रीज़न में, तो याद रखना एयर इज़ हीटेड बाय द अर्थ, है ना। वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड रिड्यूसिंग द कैपेसिटी टू होल्ड हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर एट हायर एलिवेशंस। तो अगर याद हो आपको, मैंने स्टार्टिंग में ये तीनों पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, रीजन्स में आ सकता है ऐसा रीज़न में। लैप्स रेट डिक्रीज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू हाइट, है ना, मीन्स हाइट जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, लैप्स रेट, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव होता है एक और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स कि टेम्परेचर जो हमारा डिफिनेशन है ना, कि टाइप टेम्परेचर हाइट इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लैप्स रेट। और जो किस में होता है, जनरली ट्रोपोस्फेयर में होता है। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन हाइट, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव लैप्स रेट। तो लैप्स रेट की वैल्यू कितनी होती है ट्रोपोस्फेयर में, ये होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, या फिर आप कह सकते हैं 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं 165 मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, ठीक है। अगर 6 डिग्री पर किलोमीटर आप लेंगे लैप्स रेट की वैल्यू, और वहीं अगर 6.5 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस पर 153 या 4 समथिंग होना चाहिए, ठीक है, मीटर लैप्स रेट, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप से ऑप्शन दे देता है कभी कभी, तो याद रखना कि ऑप्शन क्या है ना। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक यही तरीका है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या दिया है ना, क्योंकि सपोज़ आप क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, है ना, तो पहला फर्स्ट हाफ कुछ और कहेगा, दूसरा फर्स्ट हाफ कुछ और कहेगा, है ना, तो इसलिए पूरा पढ़ना ज़रूरी है ना। सपोज़ आपने आधा क्वेश्चन पढ़ा तो आपको आंसर कुछ और नज़र आया, बट पूरा जब पढ़ेंगे तो आंसर कुछ और नज़र आएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना, फिर जो अपने ऑप्शंस हैं उसको भी पढ़ना ज़रूरी है अच्छे से, ठीक है। तो दोनों चीज़ करनी चाहिए। इसके बाद लैप्स रेट की बात हो गई, एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज़ होता है या फिर फॉल होता है ना, जो आपका एयर है जैसे जैसे वो राइज़ किया या फिर फॉल किया, तो उसके राइज़ या फॉल होने से टेम्परेचर में क्या चेंजेस आए उसे हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 टाइप का होता है, एक होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और दूसरा होता है वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, है ना। तो जो रेट है वो कांस्टेंट होता है किसके केस में, ड्राई एयर के केस में, ठीक है। और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कितना होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है, ठीक है। राउंड फिगर में इसको 10 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाता है। वहीं वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है ना, बट रेंज करते हैं इसको 4 to 6। इसके बाद इन्वर्जन की बात करें, है ना, तो इन्वर्जन जो है आप मान सकते हैं लैप्स रेट का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, सडनली क्या होता है कि टेम्परेचर, हमने क्या पढ़ा है कि हाइट इंक्रीज़ होगा और टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, बट इसका उल्टा हो जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ करने की बजाय इंक्रीज़ करने लगे, हम उसे क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन, है ना। तो यहाँ पर लिखा है ओकेजनली एट सम एल्टीट्यूड्स द टेम्परेचर एब्रप्टली इंक्रीजेस इंस्टीड ऑफ डिक्रीजिंग, है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, इन्वर्जन। अब ये किस कारण होता है, दिस कंडीशन डेवलप्स ड्यू टू दी, अगर एब्रप्ट राइज इंस्टीड ऑफ फॉल इन टेम्परेचर इज कॉल्ड इन्वर्जन, ये तो वही हो गया। इन्वर्जन में रिजल्ट व्हेन द एयर नियर द ग्राउंड कूल्स ऑफ फास्टर दैन द ओवरलाइंग एयर, है ना। तो क्या होता है कि जो एयर है, सपोज जो सरफेस है वहाँ का जो एयर है वो बहुत जल्दी जो है कूल होने लगे, है ना। तो आपको पता ही है कि टेम्परेचर जो है कहाँ से कहाँ मूव करता है, हायर टेम्परेचर से लोअर, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है इंक्रीज़ होने की बजाय, सॉरी मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। और दूसरा जो है, अगर सरफेस के पास से सपोज़ कोई अर्थ सरफेस है, वहाँ से कोई आपका कोई कोल्ड रीजन है, वहाँ से कोई वार्म लेयर जो है ना, वार्म एयर का लेयर जो है पास करेगा, है ना। तो उस केस में भी टेम्परेचर इन्वर्जन डेवलप होता है, ठीक है। तो ये 2 रीजन्स हैं, इसको याद रखना। इसके बाद लास्ट है ये अपना सॉइल टेम्परेचर, ठीक है। एक्चुअली लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, बट
एक लेक्चर में सारी चीज़ें कवर करना ज़्यादा सही होता है ना, कंपेयर टू उसको अलग अलग पार्ट में कर दो। तो सॉइल टेम्परेचर, इसमें जितने भी टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना, वो मैंने सोचा एक ही लेक्चर में कवर कर दो, ठीक है। तो इसलिए शायद 20-21 पेज हो गए होंगे इसमें, ठीक है। तो सॉइल टेम्परेचर भी छोटा सा ही पार्ट है। सॉइल टेम्परेचर जो है, सॉइल में टेम्परेचर जो है किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, हीट या एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है सॉइल में, तो मेनली होता है कंडक्शन के फॉर्म में, है ना, कंडक्शन के फॉर्म में होता है, और थोड़ा बहुत कन्वेक्शन के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जो हीट का फ्लो है ना, इन या आउट, क्योंकि हीट इन भी होगा और हीट आउट भी होगा, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को कहा जाता है सॉइल हीट फ्लक्स, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है सॉइल हीट फ्लक्स की, ये याद रखना। इसके बाद जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तो स्पेसिफाइड मीन्स टेम्परेचर ग्रेडियंट है, 2 पॉइंट है मीन्स, है ना, यहाँ पर ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है, सॉइल में। तो यहाँ पर सपोज 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना। तो इन दोनों के बीच में जो है हीट का फ्लो होगा, ठीक है। तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, है ना, और कितने टाइम में, ठीक है, वो हीट फ्लो करता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। इसलिए इसका यूनिट क्या बन जाता है, वॉट्स पर मीटर डिग्री केल्विन हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया है। वॉट्स पर मीटर डिग्री केल्विन आपका क्या हो जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी का जो है यूनिट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना, ये हाई होता है जब सैंडी सॉइल के लिए हाई होता है, क्ले सॉइल के लिए लो होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि क्ले सॉइल में पोरोसिटी ज़्यादा होता है, हाईएस्ट पोरोसिटी होता है, बट सैंडी सॉइल में पोरोसिटी कम होता है कंपेयर टू क्ले। और थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स कि दो पार्टिकल जो है जितने पास पास होंगे, है ना, उतना ज़्यादा हीट का फ्लो होगा, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो पोरोसिटी यहाँ पर क्ले में कम होता है, सॉरी मीन्स ज़्यादा होता है, पोरोसिटी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। और सैंडी सॉइल में जो है पोरोसिटी कम होता है, मीन्स पार्टिकल्स जो है ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है सैंडी सॉइल्स में। इसके बाद अगर मॉइस्चर की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है, एज द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस थर्मल कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, बट ये इंटायरली इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना। थर्मल कंडक्टिविटी विद मॉइस्चर इंक्रीज होता है, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, है ना, उसके बाद और ज़्यादा मॉइस्चर इंक्रीज़ करोगे तो डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस इसको आप याद रखना, पूरा सेंटेंस ये होगा, सॉइल मॉइस्चर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगा, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर दिया भी है, देखो, थर्मल कंडक्टिविटी क्ले सॉइल का है कम है, सिल्टी लोम का और ज़्यादा है, फाइन सैंड का, है ना, और ज़्यादा है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये सॉइल मॉइस्चर कंटेंट दिया है यहाँ पर। फिर ऑर्गेनिक मैटर, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा पोरोसिटी होगी, और सीधी सी बात है पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। तो ये चीज़ें कुछ याद रखना, आगे भी वही दी हुई हैं। कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन पोरोसिटी इन सैंडी सॉइल, 2 मैक्रोपोस्ट आर मोर, द टोटल पोरोसिटी इज़ लेस, है ना, कंपेयर टू क्ले सॉइल्स। और याद रखना, प्लाविंग करेंगे, टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो फिर पोरोसिटी इंक्रीज़ होगी और थर्मल कंडक्टिविटी वहाँ पर डिक्रीज़ होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर यहाँ पर डाययूरनल वेरिएशन इन सॉइल टेम्परेचर दिया है। इट मीन्स कि सॉइल में डे और नाइट में टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहेगा, है ना, उसे ही हम डाययूरनल वेरिएशन इन सॉइल टेम्परेचर बोलेंगे, जो कि एज हाई एज कितना हो सकता है, 16 डिग्री सेल्सियस। तो ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। एज हाई एज जो सॉइल में जो है टेम्परेचर वेरिएशन कितने हो सकते हैं, 16 डिग्री सेल्सियस। और अराउंड 80 सेंटीमीटर जो है, अगर आप बिलो जाएंगे सॉइल सरफेस तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना इम्पॉर्टेंट है। मेजरमेंट यूनिट्स तो आपको पता ही है, डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, र्यूमर है ना, फ़ारेनहाइट है, ये आपने स्कूल्स वगैरह में पढ़ा होगा। इनमें आपस में जो रिलेशन है वो चीज़ याद रखना, है ना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। C = F-32 × F/9, ठीक है। और रिलेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है इसमें। इनका रेंज भी याद रखना, जैसे सेल्सियस का 0 to 100 होता है, ठीक है। इसके बाद एक लाइन यहाँ पर दी हुई है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स, ठीक है। तो ये याद रखना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर
केल्विन यूनिट में मेज़र किया जाता है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कोई भी कुछ भी नहीं होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, और वो कितना होता है 0 केल्विन होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो कितना होगा आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, एब्सोल्यूट जीरो है ना, या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर कितना होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। और कोई भी सब्सटेंस है ना जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ज़्यादा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है एमिट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट्स का ज़रूर याद रख लेना यार, कभी कभी कन्वर्जन आ जाता है, ठीक है, जो कि ऐसा रेडी बुक में दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हो आप, है ना। कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, रिलेशन पूछ सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो के बारे में जो बताया मैंने वो चीज़ याद रखना, ठीक है, उसका टेम्परेचर याद रखना। फिर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सॉइल टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैक्सिमम थर्मामीटर है ना, मैक्सिमम थर्मामीटर सीधी सी बात है हाईएस्ट टेम्परेचर को जो है मेज़र करने में यूज़ होगा। और हाईएस्ट टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मरकरी। मरकरी ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि मरकरी टेम्परेचर के साथ एक्सपांड करते जाता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो वापस से वो श्रिंक नहीं करता। कभी आपने देखा होगा बचपन में जब थर्मामीटर से हम मेज़र करते थे टेम्परेचर बॉडी का, तो वापस उसको नॉर्मल लाने के लिए सेक करते थे उसको, है ना, तब जाके जो है मरकरी नीचे आता था, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मरकरी का। इसलिए मैक्सिमम जो है थर्मामीटर जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर अटेन ड्यूरिंग द डे है ना, उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसमें मरकरी फील होता है। और वहीं जो है मिनिमम में अल्कोहल फील्ड होता है, ठीक है। तो याद रखना। अब मैक्सिमम टेम्परेचर जो है मेज़र करने के लिए डेली जो है मॉर्निंग के टाइम पे उसको सेट किया जाता है, और मिनिमम के लिए जो है इवनिंग में सेट किया जाता है ना, ये याद रखना। सॉइल टेम्परेचर के लिए जो है मरकरी थर्मामीटर यूज़ किया जाता है ना, विद बेंट एट द बल्ब एंड। इसके बाद थर्मोकपल्स, ठीक है, थर्मोकपल्स जो है ये भी सॉइल टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि 2 टाइप का होता है, थर्मोकपल थर्मोमीटर और थर्मो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके बाद थर्मोग्राफ जो है, ठीक है, थर्मोग्राफ, जहाँ भी ग्राफ टर्म आ जाए इट मीन्स वो टेम्परेचर उस चीज़ को कंटिन्यूसली मेज़र करेगा, है ना। जैसे कि आपका थर्मोग्राफ है, टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मेज़र करेगा, है ना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने इसमें कवर किए। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बताई उसको बुक्स में ही लिख लेना है ना, ताकि वो याद रहे जब भी अपन पढ़ें उसको, ठीक है। तो इसमें एटमॉस्फेयर पढ़ा हमने, क्लाइमेट वेदर के बारे में डिफरेंसेस पढ़ा, है ना। देन मेट्रोलॉजी क्या होता है, उनके जो उससे रिलेटेड जो पर्सन है, ठीक है। देन सोलर रेडिएशन पढ़ा हमने, ठीक है। एटमॉस्फेयर पढ़ा, उसके डिफरेंट लेयर्स पढ़े, गैसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। देन टेम्परेचर वगैरह पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखना है, ठीक है, एज इट इज़। और कमेंट में अगर अभी याद हो आपको तो जो मैंने बताया था कि फाउंडर ऑफ, है ना, मेट्रोलॉजी कौन है और फादर ऑफ एग्रोमेट इन इंडिया, है ना, ये कौन है, ये कमेंट में करना है आपको, ठीक है। ये चीज़ डिनोट करेगा कि आपने जो है लास्ट तक पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चे वीडियो स्टार्ट करते हैं और लास्ट में जो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये चीज़ कमेंट करनी है, इससे ये समझ में आएगा कि लास्ट तक स्टूडेंट ने पढ़ाई की है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट जो है वेदर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फॉर कोर्सेस यू कैन चेक आउट, सिंपली जो है आप गूगल क्रोम में विजिट करें learn.trickyagriculture.com, वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेस आ जाएंगी, मॉक टेस्ट आ जाएंगी, है ना। और आप हमारा जो कोर्स है आप गूगल क्रोम से आईफोन में भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐप चाहिए हमारा तो आपका जो गूगल प्ले स्टोर है उसमें ऐप मिल जाएगा, सिंपली आपको सर्च करना है ट्रिकी एग्रीकल्चर, ठीक है, वो मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है आप दिया है अबाउट में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। देन टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करो, वहाँ पर अपडेट्स क्वेश्चंस वगैरह जो है हम ऐड करते रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।